6 बजे का ये मामला बताया जा रहा है, जब रोडवेज की बसों की टक्कर हुई। कई लोग इसमें सवार थे और 6 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। अब खबर भदोही से है, जहां एमएलसी रामलली मिश्रा के खिलाफ गैर जमानती वारंट है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जारी किया है। एनबीडब्ल्यू बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी है रामलली। मिर्जापुर सोनभद्र से एमएलसी हैं रामलली मिश्रा। रिश्तेदार ने विधायक पत्नी बेटे पर मुकदमा दर्ज कराया था। विधायक विजय मिश्रा चित्रकूट जेल में बंद हैं और आपको बता दें कि उनकी पत्नी के खिलाफ अब गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। गैर जमानती वारंट जारी किया गया है रामलली मिश्रा के खिलाफ। और मिर्जापुर सोनभद्र से एमएलसी हैं, रिश्तेदार ने विधायक पत्नी और बेटे पर मुकदमा दर्ज कराया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विजय मिश्रा मौजूद हैं। विजय, गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, क्या इसके पीछे अब तक की वजह लग रही है? बिल्कुल, अगर कहा जाए तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर काफी दिनों से इस विषय को लेकर के चर्चा रही है और राजनीतिक हलकों में भी इसकी काफी चर्चा रही है। लखनऊ तक इसका पूरा इसमें हलचल देखी गई है। इससे पहले भी जब भदोही के विधायक विजय मिश्रा जब गिरफ्तार हुए थे तो उन्होंने सीधे तौर से इसका आरोप जो है वो मौजूदा सरकार के ऊपर लगाया था और उसी समय ही जब ये मामला दर्ज हुआ था तब पत्नी और बेटे दोनों को ही इसमें सम्मिलित किया गया था। रिश्तेदार की तरफ से ये मामला दर्ज हुआ था और जाहिर सी बात है कि पुलिस के जरिए से उनको भेजे गए सम्मन नोटिस के बाद जब उनकी पेशी नहीं हुई तो इसके बाद कोर्ट ने एक गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किया है। और जाहिर सी बात है गैर जमानती वारंट जारी करने का उद्देश्य सीधे तौर से कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो सीधे तौर से पुलिस के साथ सहयोग न करना या कोर्ट के साथ सहयोग न करना, वो सीधी सी बात है। क्योंकि इसके पहले भी जब कोर्ट ने सम्मन जारी किया था और पेश होने की बात कही थी तो उस समय भी न आने की वजह से ये मामला जो है वो और भी ज्यादा कहीं ना कहीं मुश्किलों में घिरता हुआ दिख रहा है भदोही के विधायक विजय मिश्रा के परिवार के लिए, क्योंकि उनके रिश्तेदार ने इस पूरे मसले पर जो है वो मामला दर्ज करवाया हुआ है और ये आरोप लगाया है कि किस तरह से उनकी जो जमीन है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उस पर कब्जा जो है वो इन लोगों ने किया है और उसी चीज़ों को ही लेकर के ये पूरा मामला जो है वो न्यायालय में चल रहा था, जिसके बाद न्यायालय की तरफ से उनकी पत्नी रामलली और उनके बेटे के ऊपर जो है वो गैर जमानती वारंट जो है वो कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। जी विजय, इस कदम को लेकर क्या अब तक कोई प्रतिक्रिया मिल रही है? देखिए, जाहिर है कि यहाँ पर मामला तब कहा जा सकता है प्रतिक्रिया की जब वो लोग सामने आए और इस पूरे विषय पर बात करें। अभी तक कोई सामने नहीं आया है इस पूरे विषय पर बात करने को लेकर के, क्योंकि पिछली बार भी जब विधायक विजय मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी तो उस समय उन्होंने इसका सीधा आरोप जो है वो मौजूदा सरकार पर लगाया था और इस पूरे मसले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की बात जो है वो कही थी। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर के उनके परिवार की तरफ से ही कुछ बोला जाना ही का इंतजार सभी को है, लेकिन अभी तक उनके परिवार की तरफ से इस पूरे विषय पर कोई भी यहाँ पर जानकारी नहीं आई है, कुछ भी उन्होंने अभी तक इस पर पूरा बयान नहीं आया है। तो जाहिर है कि इंतजार है उनके बयान का कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि कोर्ट की तरफ से सीधा ये गैर जमानती वारंट है। तो ऐसे में परिवार की तरफ से ही इस पर शायद कोर्ट में मामला होने की वजह से कुछ कहा नहीं जा रहा। उन्हें लग रहा है कि शायद बाहर या इस पूरे विषय पर मीडिया में बयान देने के बाद कहीं ना कहीं कोर्ट जो है वो और भी ज्यादा नाराज हो सकती है या कोर्ट जो है और भी ज्यादा सख्त हो सकती है और शायद इन्हीं वजहों से ये बयान अभी इस पर जो है वो परिवार की तरफ से नहीं आ सका है। जी विजय, गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है, इसके बाद अगला कदम क्या होगा कानूनी प्रक्रिया के तहत? देखिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत जाहिर सी बात है कि अगर गैर जमानती वारंट है तो इसके लिए वो हाई कोर्ट में इसके लिए अपील कर सकते हैं। परिवार जो है हाई कोर्ट जा सकता है और वहाँ से अपनी बेल के लिए प्रोसीजर्स में डाल सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस प्रोसीजर्स में अगर उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है तो वो यहाँ पर फिर कोर्ट में उपस्थित होकर के अपनी बातों को कह सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट उन्हें यहाँ पर बेल नहीं देती है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अपने आप को पुलिस को सुपुर्द करना पड़ेगा और उसके बाद फिर जब कोर्ट उन्हें फिर जमानत देगी तो कहीं जाकर के फिर दोबारा जमानत मिल सकती है। तो जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया विजय तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और अब जो खबर है वो रायबरेली से है। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह पर आरोप लगा है। अदिति सिंह की बहन मां पर भी आरोप है। 85 साल की दादी ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि शिकायती पत्र के जरिए ये शिकायत की गई है और दादी ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायबरेली से कांग्रेस विधायक हैं अदिति सिंह, उन पर गंभीर आरोप है। परिवार के सदस्य की तरफ से ही ये आरोप है। दादी ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। और आपको बता दें कि अदिति सिंह की बहन मां पर भी ये आरोप है। एक गंभीर आरोप अदिति सिंह और उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर शिकायती पत्र के जरिए ये शिकायत की गई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो उनकी दादी की तरफ से शिकायत की गई है, वो तस्वीर। और कांग्रेस विधायक अदिति सिंह पर गंभीर आरोप है। इस आरोप के बाद अब इस पूरे मामले की जांच होगी और जाहिर सी बात है कि अगर इन आरोपों में दम होता है तो अदिति सिंह और अदिति सिंह के मां और बहन पर भी शिकंजा कस सकता है। दादी कमला सिंह ने एसएसपी से शिकायती पत्र देकर शिकायत की है और सीधे तौर पर प्रताड़ित करने का उन्होंने आरोप लगा दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक हैं अदिति सिंह, जिन पर गंभीर आरोप है। काफी एक्टिव रहती हैं अदिति सिंह, सामाजिक सरोकार से भी जुड़ी रहती हैं, लेकिन इस तरीके से घर के सदस्य की तरफ से ही जब आरोप लगाया गया है तो इस पूरे मामले की अब जांच होगी। इस मामले में अब क्या कार्रवाई आगे होती है, आरोपों में कितना दम है, ये आगे साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है कि दादी ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और उन्होंने शिकायती पत्र के जरिए एसएसपी से इस पूरे मामले के संज्ञान लेने की बात कही है। दादी ने प्रताड़ित करने का लगाया है आरोप। शिव प्रसाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिव, क्या ये पूरा मामला है? अदिति सिंह पर गंभीर आरोप, उनकी मां और बहन पर भी आरोप है, दादी की तरफ से ही आरोप लगाया गया है। क्या कुछ साफ हो पा रहा है अब तक? हम बता दें कि ये जब सदर विधायक यानी अदिति सिंह के पिता जब तक जीवित रहे तब तक ये पूरा कुनबा उनके जो अदिति सिंह है उनके एक चाचा हैं, उनके चाचा और माँ एक साथ रहते हैं यानी दादी माँ। तो जमीनी विवाद अब उनके न रहने पर, सदर विधायक अखिलेश सिंह के न रहने पर, तो उनके वारिस के तौर पर सदर विधायक अदिति सिंह है, उनकी बहन है और उनकी माँ है। तो जमीन का जो एक बड़ा हिस्सा है वो सारा सब कुछ उनकी दादी यानी अखिलेश सिंह की माँ के नाम है। तो उस जमीन को लेकर के कहीं ऐसा इनको लग रहा है जो हर लगभग देखने को हर परिवार में मिलता है कि वारिस जब मेन जो मुखिया नहीं घर का नहीं रहता है तो इसी तरह के तमाम जो मामले निकल के आते हैं और उस मामले में अगर अन्य लोगों का जो दखल हो जाता है, बढ़ जाता है, उसी तरह से ये सब चिट्ठियां निकल कर आती हैं। इनकी जो वृद्ध है, जो दादी माँ है, उनसे बात नहीं हो पाई। हालांकि इनके जो चाचा हैं वो एक पुलिस जो जांच कर रही है, पुलिस ने इनके चाचा से बात की और पुलिस की अपनी रिपोर्ट में लिखाया है, बताया है कि इनके साथ ज्यादती हुई है और इनकी जमीन पर जो पिलर खंभे थे उनको हटाया गया। ये पुलिस ने अपनी ये सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन जो जहां तक मुझे जानकारी मिली है पुलिस अपना काम कर रही है और इधर ये आरोप तो गंभीर लगे ही है। बहुत शुक्रिया शिव तमाम जानकारी के लिए। तो दादी ने प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं और बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर ये पूरा मामला पनपा है और कांग्रेस विधायक अदिति सिंह पर गंभीर आरोप है, उनकी मां और बहन पर भी ये आरोप है और ऐसे में अब इस पूरे मामले की जांच होगी। और इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें जो कि मुरादाबाद से है। यूपी सरकार के एक और मंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। पंचायती राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी को कोरोना हो गया है। भूपेंद्र चौधरी ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। संपर्क में आने वाले लोगों को जांच की उन्होंने सलाह दी है। तो एक के बाद एक अब जनप्रतिनिधि कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। संपर्क में आने वालों को जांच की सलाह उन्होंने दी है। यूपी सरकार के एक और मंत्री कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और आपको बता दें कि पंचायती राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी को कोरोना हो गया है। तो भूपेंद्र चौधरी ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। कोरोना के लक्षण मिलने के बाद उन्होंने अपना टेस्ट कराया और अब वो पॉजिटिव हैं, अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं और उन्होंने निवेदन किया है कि जो लोग भी कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए वो सबसे पहले स्वयं को आइसोलेट करें, अपना जांच कराएं। तो संपर्क में आने वालों को जांच की उन्होंने सलाह दी है क्योंकि जनप्रतिनिधि कई लोगों से मिलते रहते हैं और ऐसे में अब उन तमाम लोगों के लिए उनकी सलाह ये है कि वो खुद को पहले आइसोलेट करें और जांच कराएं। यूपी सरकार के एक और मंत्री कोरोना संक्रमित हो गए हैं।
शहनवाज इस वक्त जुड़ गए हैं। शहनवाज, भूपेंद्र चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सरकार और जानकारी और जो लोग चलिए शहनवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो संपर्क में आने वालों को जांच की सलाह है और उन्होंने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। अमेठी में किसानों को यूरिया के लिए परेशान होना पड़ता है। पिछले 4 महीने से लगातार कोरोना वायरस के चलते एक तरफ जहां लोगों की कमर टूट चुकी है तो लोगों का रोजगार भी छिन चुका है, तो वहीं किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी तक तो गांव से लेकर शहर तक घूम रहे आवारा पशु ही समस्या का कारण बने हुए थे, लेकिन उसके बाद लगातार बढ़े डीजल के दाम, जिसके चलते खेतों की जुताई और सिंचाई काफी महंगी हो गई। किसी तरीके से इन सब से निपटने के बाद जब धान की खेती तैयार की जाने लगी, तब किसानों को खेतों में डालने के लिए उर्वरक का संकट खड़ा हो गया। ये संकट ऐसा छाया कि इसके सामने कोरोना वायरस से फैली महामारी भी दम तोड़ती दिखी। किसानों ने बताया कि हम सप्ताह भर से लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमको खाद नहीं मिल पा रहा है। और अब खबर कानपुर देहात से, जहां ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। नाले की पुरवाई कराते समय झड़प हो गई। ग्रामीण और राजस्व कर्मचारियों के बीच ये झड़प हुई। लेखपाल कानून गो के खिलाफ की थी शिकायत और जल निकासी मिटाने का ग्रामीण मांगते रहे आदेश। सिकंदरा तहसील क्षेत्र के जसापुर गांव का ये पूरा मामला है। और अब बड़ी खबर बलिया से बता दें, बलिया में पत्रकारों का धरना खत्म हो चुका है। मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी का आश्वासन दिया गया है। परिजनों को किसान दुर्घटना बीमा में 5 लाख रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मांगों को लेकर प्रशासन सरकार से करेगा संतुष्टि, ये भरोसा दिया गया है। और इस भरोसे के बाद पत्रकारों का जो प्रदर्शन था, जो धरना था, वो खत्म हो चुका है। मांगों को लेकर प्रशासन सरकार को संतुष्टि करेगा और भरोसा दिया गया है कि पत्नी को संविदा पर नौकरी मिलेगी। इसके बाद ये धरना खत्म हो चुका है। इसके साथ ही साथ मुआवजे की बात भी हुई है। मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी का आश्वासन है, जिसके बाद धरना खत्म किया गया। पत्रकारों की तरफ से परिजनों को किसान दुर्घटना बीमा से 5 लाख रुपए मिलेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। परिवार की आर्थिक मदद हर तरीके से की जाएगी और इसको लेकर प्रशासन सरकार से करेगा संतुष्टि। और अब खबर जौनपुर से है। खेत में निकला 12 फीट का अजगर। बड़ा अजगर देखकर ग्रामीणों में हड़कंप की स्थिति बन गई। सूचना के बावजूद नहीं पहुंचा वन विभाग। ग्रामीणों ने खुद अजगर को पकड़ा और दूर छोड़ा। सरपतहा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए कि कैसे ग्रामीण अपनी जान को जोखिम में डालकर अजगर को पकड़ रहे थे, क्योंकि सूचना के बाद भी वन विभाग की जो टीम थी वो नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने खुद अजगर को पकड़ा और कहीं दूर ले जाकर छोड़ दिया। लोगों का कहना है कि इस तरीके से अजगर का आबादी वाले इलाके में आने से लोगों में काफी डर बन गया। और अब आपको खबर झांसी से बता दें, झांसी में दबंगों ने तेजाब की होली खेली है। हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर पूरा विवाद हुआ। पूरी घटना में 40 से ज्यादा लोग झुलसे हैं। बियर की बोतल में भरकर फेंका गया तेजाब। उल्दन थाना क्षेत्र के बांसार गांव की ये पूरी घटना है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे, देखिए कितने गंभीर रूप से लोग झुलसे हुए हैं। कई लोगों पर तेजाब से हमला किया गया। 40 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो इस घटना में झुलसे हुए हैं। बियर की बोतल में तेजाब भरकर फेंका गया। दरअसल ये पूरा मामला पानी भरने को लेकर हुआ था। कहा सुनी हुई थी और उसके बाद इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। दबंगों ने तेजाब की होली खेली। दबंगों की तरफ से बियर की बोतल में तेजाब भरकर लोगों पर फेंका गया। हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर विवाद बन चुका था और कहा सुनी के बाद ये यहाँ तक जा पहुंचा। पूरी घटना में 40 लोग झुलसे हैं। तेजाब बना हुआ। फिर जो पैधान का लड़का है वो सुगना, वो बार बार इनके यहाँ है खल्लावार इनके यहाँ, तो उसने दारू पी लाई है। बार बार 5-6 बार आया है। मैं वहीं बैठी रही, देखती रही। फिर बस उसी ने करवाया है। और बस फिर सब लोग हमारे शाम के आए तो इन कई के औरतन से मतलब कायतम बोले, हमें आ जाने देते।
सो हमारे आदमी को हाथ पकड़ के जे भीतर लो आ गए, से नजे मारन लगे, भी छूट छाट के बाहर निकले, बोले द्वारी गो सो सब रेजे को लज्जा लेके आ गए। अब हम चिल्लाने गांव वालन से, तो गांव वाले तो जुड़े ही जाए, सो गांव वाले जुड़े सो जो जीत नहीं पाओ, सो इसने बस तेजा को हमला कर दिया हमारे ऊपर। थाना उल्लन क्षेत्र के गांव बसार में कल रात को दो पक्षों में पानी भरने को लेकर के विवाद हुआ है, जिसमें एक पक्ष जो कि पेशे से उनकी सोने चांदी की दुकान है, उनके द्वारा जो जेवर साफ करने का केमिकल है वो छत पर चढ़कर दूसरे पक्ष के लोगों के ऊपर फेंका गया है, जिससे कुछ लोग घायल हुए हैं। पुलिस के द्वारा जो घायल पक्ष है उनका मेडिकल प्राथमिक उपचार करा करके और वादी की तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया गया है। नामजद 6 लोगों में से पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष अभियुक्तों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब खबर लखनऊ से है। दारुल सफा के विधायक निवास पर विवादित पोस्टर दिखाई दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री के साथ बड़े मंत्रियों की लगाई गई है तस्वीर। ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को लेकर ये पोस्टर चस्पा किया गया है। पोस्टर के जरिए सरकार पर तंज कसा गया है और सपा छात्र सभा के नेता विकास यादव ने ये पोस्टर लगाया है। अखिलेश यादव को इसमें ब्राह्मणों का रक्षक बताया गया है। ये वो पोस्टर भी आप देख रहे हैं जहां पर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसमें शामिल हैं, उन लोगों को किस तरीके से अत्याचार करते हुए दिखाया जा रहा है ब्राह्मणों पर। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव जो कि ब्राह्मणों के रक्षक के रूप में दिखाए जा रहे हैं। और हमारे संवाददाता रोहित ने जायजा लिया है इसका, आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर पोस्टर वार शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दारुल सभा स्थित विधायक निवास में समाजवादी पार्टी छात्र सभा की तरफ से विवादित पोस्टर लगाए गए। हालांकि सुबह होते ही इन पोस्टर को हटवा दिया गया है। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश सचिव विकास यादव की तरफ से ये पोस्टर लगवाए गए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचारों का जिक्र है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ब्राह्मणों के लिए रक्षक बताया है। वहीं कोरोना काल में डॉक्टरों और अस्पतालों की लूट का जिक्र भी इन पोस्टरों के जरिए किया गया है। वहीं बेटी बचाओ भाजपा को भगाओ का नारा भी इस पोस्टर के जरिए दिया गया है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। एसोसिएट स्पॉन्सर भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 rank institute NIET Greater Noida. Get future ready. उसके पास एक बंदूक है। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास उठाओ, स्प्राइट उठाओ। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, elcoplus@picadly.com। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 rank institute NIET Greater Noida. Get future ready. बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।
स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक चली। बैठक में लिए जाने थे कई अहम फैसले। कोरोना वायरस के चलते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 3 दिन के लिए खुद को किया आइसोलेट। त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्टाफ में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव। मुख्यमंत्री का ड्राइवर और पीएसओ पाया गया कोरोना पॉजिटिव। मुख्यमंत्री और उनके परिवार की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 485 नए मामले। कोरोना मरीजों की संख्या 16,014। कोरोना से अब तक 213 लोगों की मौत। काशीपुर में टेलीकॉम कंपनी के नाम पर 67 लाख की ठगी। कंपनी ने पूरे देश में की 27 करोड़ की ठगी। पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। सितंबर में होने जा रही जेईई और नीट की परीक्षाओं को स्थगित करने को उठ रही मांगों को देखते हुए एनटीए ने एक बार फिर से अपना रुख साफ किया है। एनटीए ने परीक्षाओं के शेड्यूल में कोई बदलाव करने से इनकार किया। कोरोना के कारण यूपी में टल सकते हैं पंचायत चुनाव। लखनऊ समेत 45 जिलों में परिसीमन का काम है अधूरा। परिसीमन न होने की वजह से निकायों की तस्वीर साफ नहीं। प्रशासन के लिए अक्टूबर-नवंबर में चुनाव करवाना मुश्किल होगा। परिसीमन और नई वोटर लिस्ट तैयार करने का काम अधूरा है। 15 दिसंबर तक सितंबर में होने जा रही जेईई और नीट की परीक्षाओं को स्थगित करने को उठ रही मांगों को देखते हुए एनटीए ने एक बार फिर से अपना रुख साफ किया है। एनटीए ने परीक्षाओं के शेड्यूल में कोई बदलाव करने से इनकार किया। कोरोना के कारण यूपी में टल सकते हैं पंचायत चुनाव। लखनऊ समेत 45 जिलों में परिसीमन का काम है अधूरा। परिसीमन न होने की वजह से निकायों की तस्वीर साफ नहीं। प्रशासन के लिए अक्टूबर-नवंबर में चुनाव करवाना मुश्किल होगा। परिसीमन और नई वोटर लिस्ट तैयार करने का काम अधूरा है। 15 दिसंबर तक ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों का कार्यकाल है। लखनऊ के दारुल सफा में विधायक निवास पर ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को लेकर मुख्यमंत्री के साथ बड़े मंत्रियों की विवादित पोस्टर लगाई गई। पोस्टर के जरिए सरकार पर कसा गया है तंज। अखिलेश यादव को दिखाया गया है ब्राह्मणों का रक्षक। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में मजलिस को लेकर 2 पक्षों में पथराव हो गया। मजलिस के दौरान शख्स को घर से ले गई पुलिस। आक्रोशित लोगों ने पुलिस से झड़प भी की। झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र में बांसार गांव में दबंगों ने खेली तेजाब की होली। हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर हुआ था विवाद। पूरी घटना में 40 से ज्यादा लोग झुलसे। नोएडा के थाना फेज 3 के गौर सिटी गोल चक्कर के पास ऑटो और बुलेट में जोरदार टक्कर। हादसे में ऑटो ड्राइवर की मौत, मौके से बुलेट सवार हुआ फरार। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में सड़क हादसा। गाड़ी ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत। लखनऊ से हरदोई जा रही रोडवेज की बस आपस में टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 12 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया। कानपुर में कार सवार रईसजादों ने 4 लोगों को मारी टक्कर। टक्कर मारने के बाद दुकान में जा घुसी कार। गोविंद नगर थाना क्षेत्र का है मामला। पुलिस ने कार को कब्जे में लिया।
बरेली के थाना बारादरी में बालाजी टेलीफिल्म की कलाकार ने पिता पर लगाया है हत्या के प्रयास का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश से प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अगर बात वाराणसी की हो तो वाराणसी में भी गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में नशे में धुत नाले में कूदा युवक। लोगों की मदद से पुलिस कर रही है रेस्क्यू। दमकल भी मौके पर पहुंची। बाराबंकी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब ताजिया लेकर जा रहे एक युवक को पुलिस ने रोक लिया और उसे थाने लेकर पहुंची। ताजिया और ताजिया दारू को थाने ले जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे, जमकर प्रदर्शन किया। बाराबंकी से पूर्व सांसद प्रियंका सिंह रावत को प्रदेश महामंत्री बनाए जाने के बाद बाराबंकी में उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान संगठन के प्रति आभार जताते हुए प्रियंका सिंह रावत ने कहा कि जो जिम्मेदारी बीजेपी ने उन्हें सौंपी है, ईश्वर उसे निभाने की शक्ति दे। जालौन में पुलिस की एसओजी टीम ने 500 पेटी अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने इसके साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये शराब हरियाणा से झांसी लाई जा रही थी। फतेहपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें महिलाएं, बच्चे समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने के बाद परिजन कानपुर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराने लेकर पहुंचे। फतेहपुर के गाजीपुर थाने के मलाका गांव में नाली के विवाद में 2 पक्षों में जमकर ईंट और पत्थर चले। देर रात 15 से 20 लोगों ने एक साथ एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला कर दिया। इस दौरान जमकर ईंट और पत्थर बरसाए गए। लखीमपुर खीरी में दलित छात्रा की हत्या में आया नया मोड़। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद हत्या की पुष्टि। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने गठित की 3 टीमें। राजधानी लखनऊ के चर्चित व सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर वारदात का लखनऊ पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दंपति के द्वारा पैसे न देने से नाराज युवक ने घटना को अंजाम दिया था। बुलंदशहर में लोगों से घिरे विशाल अजगर ने निगला हुआ कुत्ता उगल दिया। अजगर ने कुछ ही देर पहले कुत्ते को अपना निवाला बनाया था, लेकिन लोगों के बीच अपने आप को फंसता देख उसने कुत्ते को उगल दिया। अजगर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुजरात में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। तमाम तकलीफों के बीच एक सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई है। एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। बारिश के बीच मढेरा के सूर्य मंदिर का एक विहंगम नजारा देखने को मिला। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 59,900 से ज्यादा नए मामले। कोरोना मरीजों की संख्या 32 लाख के पार। कोरोना से अब तक 56,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। यूपी में तेजी से बढ़ता जा रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 5,124 नए मामले। कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार। और इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की सीरीज का आखिरी टेस्ट दोनों टीमों की सहमति के बाद ड्रॉ घोषित किया गया है। जेम्स एंडरसन ने कप्तान अजहर अली को आउट कर टेस्ट क्रिकेट में 600वां विकेट लिया और इसी के साथ एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600वां विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बड़ी खबर बता दें, हरिद्वार से अखाड़ा परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। कुंभ मेले को लेकर बैठक हो रही है। जूना अखाड़े में स्थित माया देवी मंदिर में बैठक चल रही है। 13 अखाड़े के प्रतिनिधि संत इसमें शामिल हो रहे हैं। अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज पहुंचे हरिद्वार। कुंभ मेले को लेकर कई प्रस्ताव आज पारित होंगे। बैठक शुरू हो चुकी है। आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं। 13 अखाड़ों के महंत इसमें शामिल होंगे और अखाड़ा परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त हरिद्वार से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं और ये तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं जब एक के बाद एक महंत पहुंच रहे थे। इस वक्त की तस्वीरें जूना अखाड़े में स्थित माया देवी मंदिर में बैठक चल रही है इस वक्त और 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि संत बैठक में शामिल हैं। अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज बैठक में मौजूद। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि कई अखाड़ों के संत पहुंचे हैं। अखाड़ा परिषद की ये बैठक है। कई मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी। कुंभ मेले को लेकर
ये बैठक बेहद अहम है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धीरेन्द्र मौजूद है इस वक्त। धीरेन्द्र, अखाड़ा परिषद की हरेंद्र बैठक शुरू हो चुकी है अखाड़ा पर, तो धर्मेंद्र हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। धर्मेंद्र, अखाड़ा परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए अखाड़ा परिषद की बैठक हरिद्वार में शुरू हो चुकी है और जो यहाँ पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरी महाराज, वो बैठक में मौजूद हैं और जो महामंत्री हैं हरिगिरी महाराज, उसके सहित साथ ही जो 13 अखाड़े के संत प्रतिनिधि हैं वो बैठक में मौजूद हैं। फिलहाल बैठक शुरू हो गई है। आज की जो इस बैठक का मुख्य एजेंडा है, एक तो इनका आज जो प्रस्ताव यहाँ पर मुख्य रूप से पास होना है, जितने भी कुंभ मेले के दौरान यहाँ पर गंगा घाट बने तो वो अखाड़ों के जो इष्ट देवता है उनके नाम पर ही उनका नामकरण घाटों का किया जाए। ये मुख्य एजेंडा आज की बैठक में रहने वाला है। उसके साथ ही चूंकि जो अब 4 महीने बचे हैं कुंभ मेला हरिद्वार में होने को लेकर, जनवरी से कुंभ मेले की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है, तो उसकी तैयारी को लेकर अभी तक क्या क्या तैयारी हुई है, तो इस पे लेकर कई प्रस्ताव आज इस बैठक में आने हैं। बहुत अहम ये बैठक है कुंभ मेले को लेकर। बैठक हरिद्वार में शुरू हो चुकी है और अभी 2 दिन बाद फिर इस मुख्यमंत्री के साथ बैठक प्रस्तावित रखी गई है। आज जो प्रस्ताव इस बैठक में पास होंगे वो मुख्यमंत्री के सामने रखे जाएंगे, उन्हें पास कराने का सरकार से प्रयास किया जाएगा। जी धर्मेंद्र, 13 अखाड़ों के महंत पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी? अब कितने अखाड़ों के महंत अभी तक पहुंचे हैं और कुंभ को लेकर इस बार की तैयारियां किस तरीके की रहने वाली है, क्योंकि कोरोना काल भी है और ऐसे में कैसे ये पूरी तैयारी की जाएगी? और इस वक्त भी जो बैठक हो रहा है उसमें कोरोना गाइडलाइंस का कितना पालन होता दिख रहा है? देखिए अखाड़ा परिषद में 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़े के जो प्रतिनिधि होते हैं वही इस तरह की बैठक, जो अखाड़े की बैठक होती है उसमें भाग लेते हैं। तो 13 अखाड़े के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं और अध्यक्ष महामंत्री भी बैठक में पहुंच चुके हैं। कई प्रस्ताव आज इसमें पास होने हैं। चूंकि इस समय कोरोना काल भी चल रहा है तो उसका असर देख सकते हैं कि संशय बना हुआ कुंभ मेले की जो पहले दावे किए जा रहे थे कि भव्य रूप में यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा, बहुत ही सुंदर तरीके से सरकार यहाँ पर लगी हुई थी, मेला प्रशासन लगा हुआ था, लेकिन चूंकि कोरोना काल चल रहा है ऐसे में वो तैयारी तो नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं कुंभ मेले पर संशय बना हुआ है, लेकिन ये बात निश्चित है कि कुंभ मेला होगा, समय पर ही कुंभ मेला का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन उसकी क्या रूपरेखा रहेगी वो भविष्य में कोरोना काल की स्थिति को देख के ही उसमें परिवर्तन किया जाएगा। फिलहाल तैयारी मेला प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर की जा रही है। जो संत महंत हैं वो भी लगातार अपने स्तर पर यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो इसी बैठक को लेकर, कुंभ मेले को लेकर आज की ये बैठक बड़ी अहम है और इसमें सभी पदाधिकारी और प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। कई प्रस्ताव आज कुंभ मेले को लेकर इस बैठक में पास होने हैं। जी धर्मेंद्र, कब ये बैठक शुरू हुई और कितने देर तक चलेगी, कोई जानकारी है क्या इसको लेकर? देखिए बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है और जूना अखाड़े प्रांगण में माया देवी मंदिर है, वहाँ पर ये बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें यहाँ पर कल ही जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरी महाराज, वो इलाहाबाद से यहाँ पर पहुँच गए थे और अन्य जो संत जो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं वो बैठक भी अन्य शहरों से इसमें भाग लेने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके थे। बैठक शुरू हो चुकी है, कभी कह सकते हैं कि 1-1.5 घंटा करीब ये बैठक चलेगी और बैठक में कई अहम प्रस्ताव आज इसमें पास किए जाएंगे और उसके बाद 28 तारीख को बैठक मुख्यमंत्री के साथ देहरादून में रखी गई है। जो प्रस्ताव आज यहाँ पर इस बैठक में पास होंगे वो सरकार के सामने रखे जाएंगे और सरकार से उन प्रस्तावों पर मोहर लगाने का, उन्हें पास कराने का प्रयास भी उस बैठक में किया जाएगा। जी चलिए, नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे धर्मेंद्र। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और अब उत्तराखंड से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री ऑफिस में 2 कोरोना मरीज मिले हैं। सीएम के 2 स्टाफ में कोरोना की पुष्टि हुई है और संक्रमित होने वाले स्टाफ हैं ड्राइवर और पीएसओ। मुख्यमंत्री के स्टाफ के 102 लोगों को कोरोना टेस्ट कराया गया है। मुख्यमंत्री रावत 3 दिनों के लिए आइसोलेट। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परिवार का भी टेस्ट कराने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री और उनके परिवार की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन 3 दिनों के लिए वो आइसोलेट रहेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप पहली बार टेस्ट कराते हैं तो वो आपकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होती है, लेकिन कोरोना के लक्षण आने में आपको कुछ समय लगता है और ऐसे में मुख्यमंत्री और उनका परिवार आइसोलेट है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सुभाष गौड़ मौजूद हैं। सुभाष, मुख्यमंत्री के कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, 2 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। अब मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन इस खबर को देखते हुए कितनी
हिदायतें वहां पर दी गई हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं लोग, और क्या एहतियात अब तक देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री आवास में है, उनके ऑफिस में है, लगभग 102 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराया गया है, क्योंकि उनके ड्राइवर और पीएसओ के जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सेल्फ क्वारंटीन 3 दिनों के लिए हो गए। हालांकि आज उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक भी आउट की गई थी, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री क्वारंटीन हो गए तो इसके चलते जो कैबिनेट बैठक है उसे स्थगित कर दिया गया और आगामी 2 सितंबर को अब कैबिनेट बैठक की जाएगी। हालांकि क्योंकि प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके रोकथाम को भी लेकर लगातार मुख्यमंत्री आज बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले थे, लेकिन क्योंकि खुद उनके स्टाफ में ही कोरोना का संक्रमित पाए गए हैं तो इसके चलते उन्होंने अपने घर में ही क्वारंटीन होने का फैसला लिया है 3 दिन तक, और पूरे परिवार का भी कोरोना टेस्ट कराया है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में जो दूसरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री की आती है या उनके स्टाफ की आती है, उसमें किस तरीके के निर्णय आते हैं, कि किस तरीके की रिपोर्ट की सैम्पलिंग है, उसके बाद जो रिपोर्ट है उनमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जी बने रहिए सुभाष, इस वक्त एक और जानकारी मिल रही है, उससे अपने दर्शकों को रूबरू करा दे। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक फिलहाल टल चुकी है और बैठक में लिए जाने थे कई अहम फैसले। कोरोना वायरस के चलते ये बैठक टली है। दरअसल मुख्यमंत्री के 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद 102 कर्मचारियों का टेस्ट कराने का आदेश है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 3 दिन के लिए क्वारंटीन हो गए हैं और ऐसे में अब ये बैठक टाल दी गई है। मुख्यमंत्री के स्टाफ में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कैबिनेट बैठक को लेकर अभी कोई समय तय नहीं किया गया है। सुभाष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुभाष, 3 दिनों के लिए मुख्यमंत्री क्वारंटीन हुए। 102 ऐसे कर्मचारियों का अभी टेस्ट होना है और ऐसे में बैठक तो टाल दी गई है, लेकिन समय को लेकर क्या कोई अनुमान लगाया जा रहा है? सेल्फ क्वारंटीन रहने का फैसला लिया है, लेकिन क्योंकि कैबिनेट बैठक आज आउट होनी थी, जिसको अब बदलकर 2 सितंबर कर दिया है, यानी कि अब सितंबर की 2 तारीख को उत्तराखंड की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक की जाएगी और उस बैठक में देखना होगा कि आखिरकार कोविड-19 जैसे संक्रमण से निपटने के लिए सरकार किस तरीके की नीतियां बनाती है, क्योंकि आगामी आने वाले दिनों में महाकुंभ भी होना और हरिद्वार ही ऐसा जिला है जहाँ सबसे अधिक मरीज रोजाना पाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है धर्म नगरी को और उत्तराखंड के और अन्य जिलों को भी। लेकिन लगातार जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और अब जो मरीज जिस तरीके से कोरोना में अब जो मरीज आ रहे हैं वो सीरियस मरीज आ रहे हैं, यानी कि उनको अस्पतालों में भर्ती करना होगा और ऐसे में जरूरत है कि जो अस्पताल है प्रदेश के सरकारी, उसमें बेड की व्यवस्था भी सरकार को करानी है, क्योंकि जो केवल एकमात्र राजधानी देहरादून में कोविड सेंटर के लिए दून अस्पताल को चयनित किया है, बल्कि एम्स में कुछ बेड्स बनाए गए हैं। तो जिस तरीके से मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं अब जो अस्पताल की व्यवस्था है या बेड की व्यवस्था वो भी बनानी बहुत जरूरी है सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए। जी बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री के स्टाफ में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और आपको बता दें कि अब खुद मुख्यमंत्री 3 दिनों के लिए आइसोलेट हैं और ऐसे में अब कैबिनेट की जो बैठक होनी थी उसे फिलहाल टाल दिया गया है। अब उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार कितनी बढ़ी है ये भी देखते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 485 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 16,000 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं इस वक्त प्रदेश में और कोरोना से अब तक 213 लोगों की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 4,545 है। मसूरी में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। अस्पताल में कार्यरत 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर को कोरोना होने से अस्पताल में हड़कंप की स्थिति है। पूरे अस्पताल को सैनिटाइज किया गया है। तो कोरोना वॉरियर्स जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं उनके भी पॉजिटिव होने की लगातार खबरें सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए। डॉक्टर को कोरोना होने से अस्पताल में हड़कंप की स्थिति है और ऐसे में अब अस्पताल को सैनिटाइज किया गया है, डॉक्टर को आइसोलेट किया गया है। 2 ऐसे डॉक्टर जिन्हें कोरोना हो चुका है। मसूरी में कोरोना का संक्रमण अब कोरोना वॉरियर्स पर देखने को मिल रहा है। मसूरी में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। 2 डॉक्टर्स के पॉजिटिव होने की खबर मिल रही है और अस्पताल में ये कार्यरत थे डॉक्टर जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में इन्हें आइसोलेट किया गया है और पूरे अस्पताल को सैनिटाइज किया गया है। साथ ही आसपास के रहने वाले लोगों को भी हिदायत दी गई है और कोरोना वॉरियर्स जो कि लगातार फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं अब वो भी कोरोना के संक्रमण से बच नहीं पा रहे हैं और मसूरी से ऐसी जानकारी मिल रही है। पहले भी डॉक्टर्स के पॉजिटिव होने की खबरें सामने आ चुकी हैं। वहीं नैनीताल हाई कोर्ट का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकला है। न्यायालय की कार्यवाही तत्काल स्थगित कर दी गई है और 27 अगस्त को अब लंबित मामलों की सुनवाई होगी। न्यायालय को सैनिटाइज किया जा चुका है।
न्यायालय की कार्यवाही तत्काल स्थगित। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 27 अगस्त को होगी लंबित मामलों की सुनवाई। तो नैनीताल हाई कोर्ट का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आपको बता दें कि कार्यवाही स्थगित होने के साथ ही फिलहाल के लिए इसे टाल भी दिया गया है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही प्रदेश में बेनामी संपत्ति को लेकर कई मामले लगातार उजागर होते रहे हैं। आय से अधिक और बेनामी संपत्ति से जुड़ा एक और मामला नैनीताल जिले से सामने आया है, जहां पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री खजान गुड्डू ने एक व्यक्ति की करोड़ों की बेनामी संपत्ति होने का दावा कर दिया है। पूर्व मंत्री के मुताबिक महेश चंद्र आगरी नाम का व्यक्ति ने बागेश्वर और नैनीताल जिले में तमाम अवैध और बेनामी संपत्ति हासिल की है और इस समय ये व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है। महेश चंद्र आगरी नाम के इस शख्स ने कम आय होने के बावजूद लगभग 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति अर्जित की है। इस मामले की जानकारी उनके द्वारा बागेश्वर जिला अधिकारी, नैनीताल जिला अधिकारी सहित प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कार्यालय भारत सरकार को भी दी गई है। साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इस मामले की जानकारी भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महेश चंद्र आगरी नाम का ये शख्स पहले फार्म हाउस मालिक चंद्रशेखर टमटा पर हमले भी करा चुका है, लेकिन अभी भी स्टे पर बाहर घूम रहा है। दो अक्टूबर 2019 में, आज से 10 महीने पहले, हमारे मित्र चंद्रशेखर टमटा जी जो बेरी पड़ाव रहते हैं, इनका फार्म छोई में है, इनके साथ जो घटना हुई, 2 गोलियां इन्हें मारी गई। तो जब पता लगा कि गोलियां किसने मारी तो पता लगा कि महेश आगरी ने सुपारी दी है, सुपारी किलर थे, जिनकी जो लोकेशन ट्रस्ट किया, जो पता लगा कि उनके आदमी थे। बाद में जब पुलिस को रिपोर्ट दी गई, एफआईआर दी गई, पुलिस ने बोला एफआईआर करो, एफआईआर करी, सारी चीज़ें हुई, तो वो स्टे ले लेता है कोर्ट से। उसके बाद उसके जो 4 गुर्गे वो पकड़े भी गए, कुछ लोग अरेस्ट भी हो गए, लेकिन बाकी जो महेश आगरी है 10 महीने से स्टे बढ़ाते जा रहा है, वो अरेस्ट नहीं हो रहा है। और हमारी समझ में ये नहीं आया कि आखिर वो अरेस्ट हो क्यों रहा। जब सूचना मिली कि वो हर जगह पैसा खर्च करके आगे स्टे लेता जा रहा है। देखिए, इसमें एक घटना हुई थी रामनगर में, छोई क्षेत्र में, जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई थी। उसके बाद में उसके 3 मुजरिम प्रकाश में आए थे, उनको हमने जेल भेज दिया। और उसमें जो कॉन्स्पायर था, जिसने इसमें पूरी कॉन्स्पिरेसी की थी, उसके पास हाई कोर्ट से स्टे था, रेस्टिंग स्टे है, उसके खिलाफ भी चार्जशीट भेजी जा रही है। 2 अक्टूबर 2019 वहीं ऋषिकेश के तपोवन इलाके में एक होटल और एक कॉटेज का प्रमोशन करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से काफी प्रचार किया जा रहा है, जिसमें होटल में कुछ विदेशी महिलाओं के साथ कुछ आपत्तिजनक फोटो शूट की गई है। फिर होटल के प्रमोशन के लिए इनको सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। मुनिकीरेती सभासद ने इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए थाना मुनिकीरेती में शिकायत दर्ज करा दी है। थाना अध्यक्ष आर.के. सकलानी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। अब पूरे मामले की जांच हो रही है। जिन लोगों ने ये आपत्तिजनक फोटो शूट किया है, सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया, तीर्थ नगरी की छवि धूमिल करने की कोशिश की है, उन सब की अब जांच हो रही है। जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर सभासद हैं गजेंद्र सचवान जी, इनके द्वारा एक कंप्लेंट कल दी गई थी इसमें कि यहाँ पर रामझूला में और एक होटल यहाँ पर गंगा डिवाइन कॉटेज करके है तपोवन में, तो वहाँ पर कुछ अश्लील वीडियोस कुछ स्थानीय युवाओं ने और कुछ फॉरेनर्स ने शूट करी और उसको फिर यूट्यूब पर डाला है। तो इस आधार पर सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करने के मामले में जो है अभी एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ऋषिकेश क्षेत्र की विश्व पटल पर एक तीर्थ स्थान के रूप में है, जिसकी एकता, अखंडता और सद्भावना की दृष्टि को देखते हुए यहाँ पे देश विदेश से और पूरे भारतवर्ष से कई प्रकार के लोग आते हैं। पर यहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों द्वारा, कुछ ब्रिटिश नागरिकों द्वारा एवं होटल डिवाइन गंगा कॉटेज द्वारा इस यहाँ की भावना को, तीर्थ नगरी की भावना को ठेस पहुँचाई गई है। इसमें इन्होंने एक साझा प्रयास के तहत एक वीडियो
नग्न ये पश्चिमी सभ्यता वाला वीडियो पब्लिक शो किया है, सोशल मीडिया में डाला है। और अब खबर टिहरी से है, जहां अनियंत्रित होकर खाई में कार गिर गई। कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में इलाज के दौरान ड्राइवर ने तोड़ा दम, एक गंभीर रूप से घायल जिसका इलाज हो रहा है। कार में 2 लोग सवार थे। और टिहरी के सीमांत क्षेत्र बूढ़ा केदार में यह हादसा हुआ है। कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल, दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आपको बता दें कि दोनों घायलों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। यह तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। खाई में कार जा गिरी, इलाज के दौरान ड्राइवर ने दम तोड़ दिया है। अस्पताल में इलाज के दौरान ड्राइवर की मौत हो चुकी है, एक गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज हो रहा है। और आपको बता दें कि 2 लोग कार में सवार थे, जो अब तक की जानकारी है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सड़क हादसे की तस्वीरें। टिहरी की ये तस्वीर, जहां अनियंत्रित होकर खाई में कार गिर गई, जिसमें ड्राइवर की जान जा चुकी है। वहीं राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से अनुरोध किया है कि उत्तराखंड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का एक परिसर खोला जाए, ताकि पत्रकारिता और लेखन में जाने वाले राज्य की प्रतिभाओं को उत्तराखंड में ही शिक्षण मिल सके, प्रशिक्षण का अवसर उन्हें प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि अनेक प्रतिभाएं संसाधन के अभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पाती हैं। अगर राज्य में ही एक विश्व स्तरीय संस्थान उपलब्ध होगा तो पत्रकारिता के क्षेत्र में राज्य ही नहीं बल्कि देश में भी अनेक प्रतिभाएं प्राप्त होंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने सकारात्मक रूप से उनके अनुरोध को लिया है और आश्वस्त किया है कि वो इस दिशा में गंभीर प्रयास करेंगे। पर जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि लेखन एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड का बड़ा समृद्धशाली इतिहास रहा है। उत्तराखंड ने देश को बहुत से नामचीन लेखक व पत्रकार दिए हैं। मैं बहुत समय से मित्रों सोचता रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर अगर एक विश्व स्तर का पत्रकारिता का संस्थान खुल सके तो हमारे नौजवानों को बहुत लाभकारी होगा। इसके चलते मैंने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से बातचीत की है और मैंने जावड़ेकर जी से आग्रह किया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी कि IIMC का एक कैंपस अगर उत्तराखंड में खुल सके तो हमारे नौजवानों के लिए बहुत लाभकारी होगा। श्री प्रकाश जावड़ेकर जी का मैं आभारी हूं। उन्होंने इस पर विचार करने का मुझे आश्वासन दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही उत्तराखंड को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी कि IIMC का एक कैंपस मिल सकेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छी पत्रकारिता के प्रशिक्षण की संस्था है। इसकी एक सेंटर उत्तराखंड में शुरू हो, ऐसी मांग हमारे साथी और सांसद अनिल बलूनी ने की है। मैं इस पर हम जरूर विचार करेंगे और क्या कर सकते हैं इसके बारे में सबसे चर्चा भी करेंगे। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।